सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज हमने देखा कि मुल्क भर में यौम तकबीर के हवाले से आज आम तातील भी थी। इसी हवाले से ये दिन भी बनाया गया। 1998 में आज ही के दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे की अगर हम बात करें तो हुक्मरान जमात के कायद मियाँ नवाज शरीफ 6 साल बाद बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं और इस तकरीब से उन्होंने इजहार ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी किया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को उनकी खिदमात की वजह से निकाला गया था, उनकी क़यादत में मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। जबकि नवाज़ शरीफ ने एक मरतबा फिर शिकवा किया और उनके जो लहजे में हमने शिकवा देखा, उन्होंने कहा कि ताहयात नाअहली का फ़ैसला किस वजह से किया गया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। वो पुरानी स्पीच जो हम सुनते आए हैं मियां नवाज़ शरीफ साहब जब से वतन ख़ास तौर पर वापस आए हैं, कुछ हमने देखा कि उसी से मिलती जुलती तक ये तकरीर थी। कुछ ख़ास जहाँ तक देखा जाए तो इतनी नकात हमारे सामने नहीं आए। वही शिकवे किए गए कि जी क्यों तरक्की करते हुए दौर को ख़त्म कर दिया गया। और उन्होंने फिर बात की साकिब निसार की और उन्होंने कहा कि फ़ैसला उनका जो था वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। उन्हें बुलाएं जिन्होंने फ़ैसला किया था कि नवाज़ शरीफ को हमेशा के लिए फ़ारिग किया जाता है। बानी PTI बताएंगे क्या वो तीसरी कुव्वत नहीं थे। बानी PTI का जिक्र भी बारहा वो करते रहे और जो उन्होंने बात की कि भाई उनकी वजह से उनकी गवर्नमेंट जो है वो गिर गई। ठीक ठाक खुशहाली का दौर था। साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी जो कि एक अरसे से हम देख रहे हैं कि नून लीग का हिस्सा अब नहीं रहे, वो उनका जिक्र भी आज किया गया और अच्छे अल्फाज में उनको याद किया गया। उन्हें कीमती असासा करार दिया। उन्होंने उस वक्त का जिक्र किया जब उन्होंने उनके साथ जेल काटी थी। जबकि आजकल हम ये भी देख रहे हैं सियासत में कि शेख मुजीबुर रहमान के नाम का तस्करा भी चल निकला है। राना सना इस हवाले से कहते हैं कि अल्लाह ताला बानी PTI को शेख मुजीब के अंजाम से बचाए। तो हामिद खान का कहना है कि शेख मुजीब गद्दार नहीं थे। अब इन इल्ज़ाम तराशियों में सियासी पारा नीचे कैसे आएगा ये अब हमने देखना है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की सियासी मुलाकातों के तनाजुर में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अब इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून को मुतहर्रिक करने में कामयाब हो सकेंगे। बतौर जिस तरह से वो दोबारा उन्होंने सदारत संभाली है पार्टी की, तो मुस्लिम लीग नून की आने वाले दिनों में पोजीशन क्या होगी, बेहतर बना सकेंगे क्योंकि इंतखाबात में सारी सिचुएशन हमारे सामने है। अली अमीन गंडापुर साहब की भी जो मुलाकात है उससे हवाले से भी पैनलिस्ट से जान लेते हैं कि क्या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो एक ब्रिज का किरदार निभा सकें इस्टेब्लिशमेंट और PTI के जो मामलात हैं। ये जो सर्द एक जंग हमें दिखाई दे रही है इसमें कुछ कमी आएगी। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए और डॉक्टर दानिश भी हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपकी नहीं बाती हूँ कि डॉक्टर साहब ये सारी स्पीच में कुछ आपको कुछ नया नज़र आया, पाकिस्तान को आगे लेकर कैसे चलना है, बहरानों से कैसे निकालना है, कुछ आपको उसका कोई फॉर्मूला मियां नवाज शरीफ साहब ने इस तकरीर में उसका कोई जिक्र किया हो, कुछ आपको चेंजेस नज़र आई हो। और दूसरा वही अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। पहला टॉपिक तो मैं उठाता हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है पाकिस्तान आज 28 माशाल्लाह 28 मई को पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर बना। देखिए पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर बना, इससे बड़ा अहम कोई इशू नहीं है इस वक्त। ये जो सब इशू रोना धोना ये सब सियासी खेल है। इसमें भी सियासी खेल खेला गया है कि भारत ने पहला एटमी धमाका 18 मई 1974 को किया। पाकिस्तान के ज़फ़रुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने 1953 में कह दिया था कि हम एटमी धमाका नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जो है वो 62-63 में न्यूक्लियर की तलाश में निकल गया, यानी यूरेनियम के। और फिर 65 में जब इंटेलिजेंस ने बताया कि जी भारत जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान 1965 में पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम किया। 72 में कनाडा से जो सिविलियर आपके न्यूक्लियर आपका वो था वो लिया गया। लेकिन क्योंकि फिर पाकिस्तान 2 लाख हो गया, ये मामला चला गया। फिर 1974 में धमाका कर दिया। 18 मई को भारत ने पहला धमाका, और उसके खालिक थे साइंसदान होमी जहांगीर बाहा। हम जानते हैं
कि सिर्फ कौन जिसने 1974 में भारत का जो मोहसिन था बहुत बड़ा उसका जो है वो क्रेडिट जाता है, भारत ने उसको बहुत उजागर किया, वो था होमी जहांगीर बाबा। उस वक्त कौन मिनिस्टर था, कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन आर्मी चीफ था, कुछ नहीं पता, अंदर जाके पढ़े तो मिलता है। उसके बाद जनाब पाकिस्तान ने हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे, और बनाया उन्होंने बम, आगे बढ़े। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि 19 भुट्टो साहब से लेकर बटन दबाने तक जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के तमाम सिविल और फौजी हुकूमतों ने इसमें अपना रोल अदा किया है। लेकिन जो असल हीरो है वो डॉक्टर कदीर खान है, और डॉक्टर कदीर खान के साथ वो इनविजिबल लोग हैं जिनका जिक्र शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मैं एक का नाम यहाँ पे कोट कर देता हूँ, अगर कोई हिस्ट्री के लिए पढ़े तो उसको पता होगा, सेठ आबिद, जो बड़ा काम किया था। लेकिन मुझे आज बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के यौम तकबीर पे छुट्टी का ऐलान तो किया गया, लेकिन बड़े बड़े इश्तहारात मैंने देखे, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर थी, उसमें नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, उसमें वज़ीर आज़म की तस्वीर थी। अगर हुकूमतें अपने कौमी हीरोज़ को ज़ीरो करेंगी और तो फिर वो सरकारी इश्तहारात और मीडिया में तो ज़िंदा रह सकती हैं, आवाम के दिलों में और तारीख में जिंदा नहीं रहेंगी। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। 9 इस वक्त एटमी ताकतें, 9 और 9 एटमी ताकतों में किसी मुल्क ने आज तक ये जाहिर नहीं किया कि उस वक्त का वजीर आजम कौन था, उस वक्त का सदर कौन था। क्रेडिट है सब ने अपने साइंसदान को इशू किया। जैसे अब्दुल कलाम को 98 में, क्योंकि 98 में जब भारत ने धमाका किया तो उस वक्त आपके अब्दुल कलाम साहब थे और उसको फिर सदर भी बना दिया। तो दुनिया जानती है कि 9 एटमी मुल्क में से 8 एटमी मुल्क के साइंसदानों और इनविजिबल लोगों को उजागर किया गया जो असल हीरो थे, किसी के वजीर आजम सदर का नहीं। लेकिन हम तो बड़े बड़े इश्तिहारात बांट रहे हैं। अगर 1974 में भारत ने अगर धमाका नहीं किया होता तो फिर शायद हम उस तरफ ना जाते। अगर मैं भी वजीर आजम होता, लगारी साहब भी होते या कोई और होता, तो उसको ये सोचना पड़ता। और 98 में जब भारत ने 2-3 और फिर 2 धमाका तीसरे दिन किया तो फिर मैं वजीर आजम होता तो फिर मुझे बटन दबाना ही पड़ता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने कौमी हीरोज को इस तरीके से ज़ाया करते हैं, दुनिया में नहीं है। दूसरी बात आपने नवाज शरीफ साहब की है, क्योंकि बहुत सारी बातें कर दी हैं, मैंने यही कहा है कि मुश्किल हो जाती है। नवाज शरीफ साहब पीटी पिटाई बात कर रहे हैं, पीटी पिटाई बातें हैं, इसकी अब कोई हैसियत नहीं है, कोई मुकाम नहीं है कि आप अब बताएं कि आपको वजीर आजम किसने बनाया। अगर आपके अंदर दम है, अगर आप हिम्मत रखते हैं तो बताएं ना। वो तो चैप्टर पुराना हो गया कि आपको निकाला गया, साकिब निसार है और ये है। आप बताएं वजीर आजम किसने नहीं बताया, या मैं बताऊं आपको कि वजीर आजम किसने नहीं बताया। अब बताएं ना कि कौन कौन लोग शामिल थे, अब क्यों नहीं बताते। और सदर बनने का कोई नहीं। पाकिस्तान के अंदर असल ताकत हुकूमत की होती है। पार्टी अंडर द गवर्नमेंट अंडर द पार्टी नहीं होती है, पार्टी अंडर द गवर्नमेंट होती है। जो वजीर आजम है वही ताकतवर है। आप बन जाए सदर, आप बिल्कुल माइनस हो चुके थे, आप खत्म हो चुके थे, आप दोबारा पार्टी के अंदर आए। क्या आप समझते हैं कि आप सदर बन जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा? नहीं, पीएमएलएन के अंदर इस वक्त जो ताकत है, अगर सही मायनों में, बल्कि किसी भी सियासी जमात के अंदर, याद रखिएगा जो वज़ीर आज़म होता है वो पावरफुल होता है, क्योंकि पास हर आदमी उस तरफ भागता है। कोई एक एमएनए की हैसियत नहीं है, एक मिनिस्टर कई लीडर्स को जो है वो साइड कर देता है। भारत कोई बहुत से टॉपिक्स थे, मैं बात नहीं। मैं अब लगारे साहब की जाने चलती हूँ। लगारे साहब, यही 2 चीज़ें जो हमने आपके सामने रखी, एक मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से कुछ आपको इसमें डिफरेंट नज़र आया, कुछ नया नज़र आया, और दूसरा जो हमने अली अमीन गंडापुर साहब की बात की है कि कल उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पे ये कहा जा रहा है कि शायद जी अब कुछ मामला बेहतर होने वाले हैं और ये शायद ब्रिज बने हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश ने बड़ी अच्छी और ख़ासी अहम बातें की हैं, और ज़ाहिर है उन्हें यह भी मालूम है कि सचमुच जिसने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया उसका हमने सिला भी दे दिया था और उसे हमने फांसी पर चढ़ा दिया था। इसी सिले में क्योंकि उसने
फ्रांस के साथ एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा किया था, जिसको कैंसिल कराने के लिए यहाँ पर हेनरी किसिंजर आया था और उसने कहा था कि हम तुम्हें निशान इबरत बना देंगे, और उन्होंने अपनी तरफ से निशान इबरत बनाने की कोशिश की थी, मगर अब भी वो पिछले 50 साल से ज़िंदा है और अपने लोगों के दिलों में रहता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कमाल की तकरीर की और कहा कि साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए हटाया था, कारकुन वापस ले आए। आप हुजूर वाला कारकुनों की जिद्दोजहद से वापस नहीं आए हैं, आपने समझौतेबाजी की है और उस वजह से आप वापस आए। अगर आप समझौता ना करते, आप सरेंडर ना करते, आप बाकायदा इसके लिए माहौल ना बनाते, तो आप वापस ना आते। फिर फरमाया कि जनाब नवाज शरीफ को कहा गया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है, और उन्हें कारकुनों का फैसला दिखाएं कि कारकुन ने यह फैसला कर दिया। हुजूर, जिन्होंने आपको कल फारिग किया था, कल फिर आपको फारिग कर देंगे, आप देखते रह जाएंगे। आपको जिनके पास ये सलाहियत है कि आपको फारिग कर दें, उनके पास अब भी ये सलाहियत मौजूद है। और आपने ठीक कहा कि शहबाज शरीफ ने अच्छा किया, और वाकई अच्छा किया कि उन्होंने भाई की कीमत नहीं लगाई और उन्होंने अपने भाई के साथ वफादारी की, और मेरे ख्याल में उन्हें ट्रिब्यूट किया जाना चाहिए। उन्होंने 1990 का हवाला दिया और कहा कि 1990 में जो कुछ किया गया है, टांगें खींचने वाले, हुजूर 1990 में आप ही आए थे, आप ही को लाया गया था तारीख की सबसे बड़ी चोरी करके, धांधली करके। वो 1990 का इलेक्शन सरासर चोरी और धांधली का इलेक्शन था, उसके ज़रिए आपको लाया गया और आप उसका जिक्र कर रहे हैं कि जनाब टांगें किसकी खींची गई थी। आपको याद है कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी? अगस्त 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को 20 माह चलने के बाद हटाया गया, और आपको लाने के लिए सारे के सारे वो फाउल प्ले किया गया जो बाद में आपके ख़िलाफ़ और किसी और को लाया गया। तो अगर ये चीज़ें हैं, इनको देखना है, तो फिर आपके लिए तारीख़ को एक दूसरे अंदाज में देखना पड़ेगा। और जो आपने बात की है अली अमीन गंडापुर साहब की जी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चूना फेर दिया है हमारे रऊफ हसन साहब ने। उन्होंने कहा है कि जी ऑफर्स तो मौजूद हैं, बिल्कुल बानी पीटीआई के पास आज भी डील के लिए, तो फिर मुज़ाकरात किसके लिए जाएं, डील करें, अल्लाह अल्लाह खैर सला। उन्होंने डील करनी है, डील करने वालों ने करनी है, नहीं करनी है, अगर डील करनी है तो कर लें, नहीं करनी है तो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, मज़े करें, ऐश करें। बिल्कुल ठीक है जी। एहतशाम साहब, देखिए, एक जुमला पहले पे बात कर लूँ न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। जिस तरह बताया गया 74 में हिंदुस्तान ने बुनियादी सलाहियत हासिल कर ली थी, तो हमने भी 83-84 में, मुझे याद है, ये पिराना एक जगह सरगोदा के पास, वहाँ पे ये धमाका करके इन्होंने सलाहियत हासिल की थी। गुलाम इज़ा खान मरहूम उस वक्त गए थे, उन्होंने देखा था। फिर उसके बाद वो हिस्ट्री है, आप देख लें कि 11 मई को उन्होंने किए 5, और हमने 28 मई को 6 किए। और मैं इस लिहाज से लकी हूँ आमना कि मैं अखबार अंग्रेज़ी के अखबार को रिप्रेजेंट करता था, तो मैंने वहाँ चागी में सारा कुछ खुद जाके देखा, और तस्वीरें भी हैं, कभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये तो एक होगी एक चीज़। एक बहुत बड़ा डेटरेंट हमारे लिए हो गया, इसलिए, वरना तो कहा जाता है, पहला बयान बीजेपी के लीडरशिप की तरफ से आया था कि अब अगला हमारा हदफ आज़ाद कश्मीर है, अगले चंद माह में हम ले लेंगे। लेकिन आपने देखा कि ये धमाके करने से ये एक फ़ायदा हुआ। अब आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल पे। आज बड़े दिनों से हमने ये बहस हो रही थी कि आज 28 तारीख को नवाज शरीफ साहब बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। वैसे तो ज़्यादातर बातें उन्होंने बहुत की हैं, वही की हैं, पुरानी बातें की हैं। देखें असल मसला क्या है, उनका दुख क्या है। देखिए, दुख उनका ये नहीं है कि उनको हटा दिया गया और वो लाए और ये किया वो किया। असल दुख है कि 40 बरस तक वो पंजाब जो इनका किला था, वो पॉलिटिकल स्पेस जो उनको मिली थी, वो ख़त्म हो गई। वो वहाँ पे वो वाइप आउट हो गए, और मानना पड़ेगा कि पीटीआई ने वहाँ पे वो ग्राउंड उनसे छीन लिया। और वो किस तरीके से वापस लाई जाएगी, अब ज़ाहिर है यहाँ तो आ गए हैं, जिस तरीके से प्लान करके लाए गए थे वो तो बात नहीं बनी। अब बाद में एक हिस्टोरियन लिखेगा कि कहाँ किसने धोखा दिया और कहाँ किसने किसके साथ हाथ किया। लेकिन इनके लिए अब यही है कि जी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, पार्टी को इस बड़े लेवल तक लाया जाए कि ताकि दोबारा पार्टी इतनी खड़ी हो जाए कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम जीते। उनका ख्याल है कि जीतना है। बाकी सवाल ये है कि पहले हाथ ही अपना गुस्सा निकाला साकिब निसार पे, लेकिन आपने नोट किया हमने कि इस दफ़ा उन्होंने बाजवा को और फैज़ का नाम नहीं लिया। बिल्कुल। और ये भी उनको अंदाज़ा है कि शायद ऐसा करने से नुकसान होगा, मतलब बच के भी चल रहे हैं। देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा था जब आए थे, और आपने देखा कि उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया कि जी क्या वजह है कि मुझे भी निकाला गया लेकिन मेरे लिए कोई सड़कों पर नहीं निकला। भाई, आपके लिए लोग कैसे निकलते हैं? आप तो जाकर लंदन में बैठ गए, 4 साल 5 साल मज़े किया आपने वहाँ पे। अलग एक बात है कि पीटीआई के लोग सारा वक्त आपका पीछा करते थे। आप पार्टी, आपके लीडर कहते हैं कि जी हमारा लीडर छोड़ के चला गया तो हम पीछे भुगतते रहे।
अब सवाल ये है कि जी क्या आज के स्टेटमेंट से, आज तकरीर से क्या होगा। एक बात तो इस्टेब्लिश होगी कि पार्टी उनके पास दोबारा आ गई है। अब देखना ये कि नवाज शरीफ साहब, जिसको वो रहबर भी कहते हैं, स्टेटमेंट के तौर पे उनको लेते हैं, वो क्या करेंगे। जिस तरीके से आज आपने देखा बानी पीटीआई का तबातर के साथ नाम लिया और उन्होंने, मुझे लगता है, हेड ऑन इसको लेने की कोशिश की। आइंदा भी मुझे लगता है हर जलसे जुलूस में वो मेरा ख्याल है मुकाबला करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया उनका वो छीन के बानी पीटीआई ले गया, इनके पास कुछ नहीं रहा। तो सवाल तो अब यही है ना कि आप एक साइड पे हो जाए, आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपने हुकूमत लेनी है तो जाहिर है आप कंप्रोमाइज़ किए। सब लोगों को याद है किस तरीके से आपको पाकिस्तान भेजा गया, हाई कमिश्नर ने आपको भेजा, वेरिफिकेशन, थंब ले, फलाना एकदम से हुआ, और फिर 2 दिन पहले इश्तिहारात छपे हुए हिस्ट्री है। अब मेरा ख्याल है ये एक मैसेज है इस्टेब्लिशमेंट को भी, जो देना चाहते थे कि जी देखें, अगर आप मेरे साथ डील नहीं करेंगे तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। और एक तरफ ये भी है पीटीआई को ये कहना कि जी अगर आप समझते हैं कि जी अब आप आ गए हैं और आपने हमसे 40 साल का पंजाब छीन लिया, तो ऐसा नहीं है, मैं तकड़ा हूँ, मैं मैदान में आ गया हूँ, मैं मुकाबला करूँगा। जी चलें जुल्फ़िकार साहब, आप एक तो सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी रोल को देखते हुए जो उनका अभी तक एक इमेज है सबके सामने, आप समझते हैं ये ब्रिज बन सकते हैं, या ये बस थोड़ी देर के लिए अभी अली अमीन गंडापुर साहब थोड़े ठंडे मिजाज हुए हैं और बैठ गए हैं फ़िलहाल? आमना, मुझे इजाज़त दें, मैं भी न्यूक्लियर उस पर, आज 28 मई है, मैं एक अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ और उस पर बात करूँ। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, सब महसूस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स का बिल्कुल होना चाहिए, भुट्टो की तस्वीर होनी चाहिए उनकी, लेकिन जो हीरोज़ हैं जिन्होंने काम किया है उनको भी ज़रूर याद करना चाहिए। इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि उनकी बात मैंने मुशाहिद हुसैन साहब आए थे और मुशाहिद हुसैन साहब लीड कर रहे थे उस डेलीगेशन को। आई वाज वन ऑफ द जर्नलिस्ट। यहाँ से हमें लेके गए और चागी में हमने दौरा भी किया और वहाँ विजिट भी की, तस्वीरें और ये सारा कुछ देखा अपनी उससे। एक बात शायद इत्तेशाम साहब को ज़रूर याद होगा और लगारी साहब को भी, जब मुशाहिद साहब कुलदीप नैयर को ले गए थे इनके पास, कदीर खान साहब के पास, और उस वक्त भी जवलक का दौर था और हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर जो हैं उस पर कंसंट्रेशन थी फोर्सेस की, और उस वक्त ये था कि किसी वक्त भी अटैक करेगा इंडिया। कुलदीप नैयर को ले जाया गया, हालांकि उस वक्त सख्ती इतनी थी कि कदीर खान साहब को तो बिल्कुल ही इतने उसमें कभी वो पब्लिक कभी आते नहीं थे। चाय पर उनको जो है अरेंज किया गया उनके पास जाकर, और उस एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास है, हम किसी वक्त भी ये कर सकते। तो वो अगले दिन जो मीडिया जो थी, इंडियन मीडिया में सब कुछ आ गया और उसके बाद इसको एवर्ट कर दिया गया, इसको ये गुजार दिया गया कि वो कोई हमला ना करे, इस तरह की बात। तो कैपेबिलिटी तो हमारे पास उस वक्त से थी, अब टाइम हमने देखना था, वक्त देखना था। ये क्रेडिट भुट्टो साहब को अपनी जगह जाता है और प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को उस वक्त जाता है। बहरहाल इसको किया गया। अब उस तरफ आते हैं जो बात आप कह रही थी। एक मैं जुमला कहूँगा जी, नवाज शरीफ साहब की तकरीर बिल्कुल पुरानी है, सारा कुछ है। मेरा अपना ज़ाती ये एनालिसिस है कि मुझे ऐसा लगता है ये भी डील का हिस्सा है कि उनको बताया गया है कि स्पेस, जिस तरह से अभी तक वो स्पेस नहीं ले सके पॉलिटिकल लोग पीटीआई से उन एरियाज़ में, तो आप पंजाब में दोबारा एक्टिव होंगे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपने करना है, और वो अभी शायद अपनी बेटी के लिए और अपने भाई के लिए खुद वो करें कुछ ना करें, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने कमाना है, सियासी तौर पर कुछ ना कुछ कमाना है, इसलिए वो एक्टिव हुए हैं। क्या कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं अलग बात है। इस वक्त तो ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो ये वाली पोजीशन है एंटी पीटीआई, वो एक ही है कि किस तरीके से उनको पुश करना है, किस तरह उनको करना है, ये उनका वो बात है। अब बात आती है अली गंडापुर की। जी क्विकली एक मसला, वैसे आमना हमारी बारी पे आपको क्विकली कहते हैं, वैसे रियायत है बाकी आप ब्रेक के बाद आपने ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ब्रेक ले लीजिए। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जुल्फ़िकार साहब, वो अपना पॉइंट कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जाने बढ़ते हैं। जुल्फ़िकार साहब, आप अपना टेक इस पे कंप्लीट करें।
जी मुख्तसर सा मैं वक्त लूँगा, वक्त का ख्याल भी हमने रखना है। अली अमीन गंडापुर की आपने बात की, मुझे यही मेरा तो ये है इसमें तजिया कि जो कुछ वो चाहते हैं कंसेशंस एस्टेब्लिशमेंट, वो उसको उनको देना नहीं चाहती, और वो कुछ जो देना उनको चाहते हैं पीटीआई थी। अब उनके सबसे बड़े डिमांड ये है कि खान साहब को रिहा कर दें, तमाम केसेस विड्रा करते हैं, 9 मई के सारे जो लोग हैं उनको आप वो कर दें, इलेक्शन जो है दोबारा से करा दें, वो सीटें हमारी हैं, छीनी गई सारी सीटें हैं। तो ये ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल में कोई भी नहीं मानेगा। कल भी हम इस पे बात कर रहे हैं। एक डराया जा रहा है, जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रेशर कुकर के जी एक दफ़ा लोग उठ खड़े होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये डराया जा रहा है किस तरह से होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इस वक्त ज़रूर अली अमीन गंडापुर जो है एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, ज़रूर वो कर सकते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है। तो आपको लग रहा है कल बुनियाद रखी गई है, ये जो आप कह रहे हैं ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं, ये कल बुनियाद थी? जी बिल्कुल बीबा, ये तो देखिए वो तो, अब सीएम भी हैं बॉस फोरम पर, वो उनको वो कहते हैं हमने नहीं जाना। बहुत से लोग, पार्टी के लोग कहते हैं नहीं जाना, लेकिन वो चले भी जाते हैं, कहते हैं भाई मैं सीएम हूँ, मजबूरी है मेरी, उन तमाम फोरम पे जाता हूँ। उसी फोरम की वजह से मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट के सर्कल में भी वो घूमते हैं, मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, लेकिन बातचीत फाइनल तो पीटीआई के बानी नहीं करना है। अगर वो खुद ही सख्त गिरी का मुजाहरा करेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। चलें जी, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। एक और अहम मामले पर बात करते हैं। जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने नैब ऑर्डिनेंस तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर अब 40 दिन और बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम इस जमात के दौरे हुकूमत में हुई है जो नैब को जड़ से ख़त्म करना चाहती थी, जो नैब को मुल्क के लिए तबाहकुन करार देती थी। और इससे भी अहम बात यह कि नैब का खात्मा मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा भी था, जबकि हुकूमती रहनुमा इस कानून के हवाले से वो खुद इस तरह की बातें, उनके रिजर्वेशन सामने आए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने तो नैब कानून को काला कानून करार देते हुए ये कहा है कि बहुत से बेगुनाहों को इसका शिकार बनना पड़ा। इस ब्लैक लॉ की हिमायत नहीं की जा सकती। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक अमल है, इसे वापस लिया जाए। उनकी जानिब से ये डिमांड अब सामने आ चुकी है। हमारे तज्जियाकार इसको किस तरह से देख रहे हैं? एहतशाम साहब। आमना, ये तो मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। हैरत से ज़्यादा बहुत मज़ाक खेज लगती है ये बात जो मुझे लगती है ना, कि जो ख़ास तौर पे कहा गया कि जी बदनीयती पे बनायागा केस जो है ना, वो साबित अगर हो जाता है उस बंदे पे तो 5 साल की बजाय 2 साल उसको कैद होगी। तो ये इसको तो 5 साल नहीं तो 50 साल भी कर दे तो लोग खुश होंगे कि भाई अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप बदनीयती की वजह से आप किसी का कैरियर ख़राब करते हैं, किसी को जेलों में भेजते हैं, या उसके ख़ानदान को आप टार्चर करते हैं, अजियतें देते हैं, तो ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि आप तो बजाय इसके कि जिस तरह आप कह रही हैं नैब को ख़त्म करने के बजाय इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि जी ठीक है कि आप ये काम करते रहें। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है ना आके जो है ना फंस जाती है जब, तो वो कहती है कि जी इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, नए नए ऑर्डिनेंस आने चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जी स्टेज पे जब आप सारी दुनिया कह रही है कि नैब एक पैरेलल लॉ है, आपकी बाकायदा एक जुडिशरी मौजूद है, फिर उसके बाद FIA मौजूद है, फिर उसके बाद आप देख लें और आपकी डिफरेंट इस पर फोरम्स आपके हैं, एंटी करप्शन का फोरम है, फिर आपने क्यों रखा हुआ है? और ये तो बात साबित हो गई है, 99.9% लोग इस पर इत्तफाक करते हैं आमना कि ये विच हंटिंग के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फंसाने के लिए किया जाता है। डे 1 से ये इस्टेब्लिश है। भाई सवाल ये है कि इस पर जब भी केसेस गए हैं बड़ी अदालतों में तो उनको फैसले करने चाहिए थे। माजरत के साथ बड़ी हमारी सुप्रीम कोर्ट लेवल तक भी हमने देखा अदालतें वो इस्टेब्लिशमेंट की सुनती नहीं है। अदरवाइज़ अब आज जो इतना कुछ कह रहे हैं उस वक्त उनको कहना चाहिए था जब केस जाता है। अब ये है कि जो भी हुकूमत आती है ना उसको ये शौक़ होता है आमना, शौक़ क्या होता है, वो इस अंदाज से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि अपने ओपोनेंट्स को हमने फंसा के रखना है। ये एक ऐसी रीत अफसोसनाक पड़ गई है वो कि भाई वो कहते हैं उनको अंदर रहना चाहिए, हमारे ओपोजिशन में अब हुकूमत में आ गए हैं, आपके ओपोनेंट्स MNA MPs वो कहते हैं उनके ख़ानदान को तबाह किया जाए, उनकी जायदादों पर कब्जा किया जाए और थ्रू आउट उनको जेलों में रखने की कोशिश की जाती है। और नैब एक आमना बेहतरीन टूल है इसको इस्तेमाल करने के लिए।
अब सवाल ये कि इतनी ज़्यादा अगर ओपोजिशन हो गई है, इतनी ज़्यादा इस हवाले से जिसको कहना चाहिए कि बहस हो चुकी है कि सारे अदारे कह रहे हैं कि जी ये गलत है, सियासी जमातें भी कह रही हैं, एट टाइम हमने देखा कि बड़े दूसरे अदारे भी कह रहे होते हैं, लेकिन इसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब कि आपका पर्सनल वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि आप चाहते हैं कि आपके ओपोनेंट फंसे रहें, या फॉर दैट मैटर जो बिजनेसमैन है जो आपकी बात ना माने आप उनको फंसा लें। वैसे मैं आपको बताऊं, आमना इस्लामाबाद में 20 लोगों से मुलाकातें होती हैं। नैब जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए, अपने माल बनाने के लिए काम कर रहा होता है। और फिर आपने देखा हालिया दिनों में आपने देखा कि वही नैब जिन्होंने केसेस बनाए होते हैं, जब दूसरी हुकूमत आती है तो जनाब वो डिग्गी बन जाती है, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर जब पूछता है अदालत में तो वो कहते हैं जी मैं केस वापस लेना चाहता हूँ। उसे कहा यार पहले तो आपने केस बनाया था, वापस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा जुल्म जाती है, इस पर सीरियस लेवल पे नोटिस लेना चाहिए। सिविल सोसाइटी आपको, मुझे सब ज़्यादा बोलना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे इनके पहले रिजर्वेशन थे जब भी हुकूमत में नहीं थे मुस्लिम लीग नून के, अब आप भी समझ रहे हैं जैसे एहतशाम साहब कह रहे हैं कि विच हंटिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बेसिकली ये पीछे मुहर्रिकात होते हैं। देखिए जी, एहतसाब कमीशन मैंने एक दफ़ा बड़े डिटेल में बताया था कि 1996 में जनाब उस वक्त के सदर ने बनाया था, फिर बेनज़ीर साहबा को उसका विक्टिम बनाया गया, फिर ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने 1998-7 पे इसको बनाया जिसमें एहतसाब ऑर्डिनेंस था, और उसके बाद फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, फिर कई हुकूमतें आ गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, 5 साल रही, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, नैब को कहाँ ख़त्म किया गया सियासी तौर पर। अब इस सिलसिले में आज आप ये देखें कि ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी। अभी तो ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है जो नैब तरामीम की थी इन्होंने, और जिस पर दोनों सियासी जमात ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और PMLN को इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि जनाब अली उस वक्त के सदर ने जो है वो उसको साइन नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर वो के ये जो है वो दोनों पार्लियामेंट के इदारों से इन्होंने अप्रूव कराया है, और फिर इमरान खान साहब लेके इसको चले गए। हालांकि इमरान खान साहब भी उस तरमीम का हिस्सा है। तो देखिए तमाम पॉलिटिकल लोग जो हैं इस नैब को, इसमें कोई शक नहीं है कि नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, माजी में भी अब भी। तो ये सियासी बयानात होते हैं। और अब ये चीज़ देखें कि एक तरफ आप तरमीम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस जारी किया है जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जो कायम मुकाम सदर हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लिहाज से पीपल्स पार्टी पे आ रही है। ये वही पीपल्स पार्टी है जो ये इस किस्म के बयानात उसके भरे पड़े हैं। मैं आपके पास टाइम नहीं होता है कोट करना शुरू कर दूं कि जनाब अली नैब जो है वो विक्टिमाइज करती है, नैब में जो है वो गलत होना ही नहीं चाहिए, ये यहाँ तक कह दिया गया था। बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी है, उसके अलावा और भी उनके जो साबिक वज़ीर आज़म थे राजा परवेज़ अशरफ, आपको पता है एक बड़े रेंटल केस में थे खुद, फिर आसिफ अली जरदारी साहब, इसके अलावा और भी इनके बहुत अहम तरीन लोग हैं। लेकिन देखिए मकासद जो है वो अपने फ़ायदे के लिए होता है। और नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, इमरान खान ने भी इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ साहब ने भी इस्तेमाल किया, जरदारी साहब ने भी इस्तेमाल किया। ये नैब मेरा ख्याल है ज़िंदा रहेगी हमेशा। गाली तो साड़ी परवेज़ मुशर्रफ साहब को दी जाती है, लेकिन स्टार्ट 1996 से था, उस वक्त मुशर्रफ साहब नहीं थे, और इसको स्ट्रेथन किया गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में। उसके बाद ऑर्डिनेंस आ गया था, उसके बाद नैब बन गई थी। लेकिन आज तक क्यों जिंदा है नैब? और अब ये जो हादसा है, ये इसको देख के आदमी सर नहीं पकड़े कि आप एक शख्स को जो कि साबित हो जाए कि उसने गलत केस बनाया है, उसकी सजा कम से कम इन्होंने 5 साल रखी थी, जो कि मुनासिब नहीं थी, और भी बड़ी होनी चाहिए थी। वो कम करके 2 साल रख दी, और इंट्रोगेशन के लिए उन्होंने कहा नहीं 14 नहीं बल्कि पे आपको दानिश एक चीज़ अगर इजाज़त दें, दानिश ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें मेरा ख्याल है सियासी लोगों से ज़्यादा जो नुकसान हुआ हमारी ब्यूरोक्रेसी में, अच्छे नाम नेक नाम भी लोग हैं। आप देखें इस्लामाबाद में कोई काम नहीं करता, फाइल को आते लगाते कि अब जनाब पकड़ लेगी। जितना एडमिनिस्ट्रेशन का हाल बुरा हुआ है ना, हमारे सरकारी लोगों का जो बेड़ा गर्क किया गया ना, वो एक अलग चैप्टर है। जी चलें जी, अच्छा इदारा था अगर नैब मेरिट पे काम करता और आज़ाद काम करता, लेकिन इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। तीनों सियासी पार्टी इक्वल जिम्मेदार हैं इस तबाही के, जो कुछ हम बता रहे हैं। सही जी। जुल्फ़िकार साहब देखिए, जो लोग जिसके वो जो अफसर है और उसने गलत किसी पे केस बनाया, आप पहले देख लें कि उसको कौन कहता है। उसको तो सियासी लोग कहते हैं।
हम खामखा अपना गुस्सा उस पर उतार रहे हैं कि जी वो अफसर था, उसने क्यों केस बनाया, जिसके कहने पर बनाया उसको 10 साल सजा मिलनी चाहिए ना, कि वो उसको। और बात यह है कि अदारे होने चाहिए हमारे मुल्क में। बहुत ज़्यादा फुकदान है इसका कि अदारे क्यों नहीं है। अदारे हमारे करप्शन देखें बतदरीज 20 साल पहले 40 साल पहले क्या थे, उसके बाद अब करप्शन कहाँ पहुँच गई है। मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ तो यहाँ तो 100 में से कहते हैं 80% जो है करप्शन में सारे रिसोर्सेज बह जाते हैं। पाकिस्तान में किसी एमपीए को इतना पैसा नहीं मिलता जितना बलूचिस्तान के एमपीए को 1.5 से 2 अरब रुपए साल के मिलते हैं। 1.5 से 2 अरब रुपए सबकी जबान पे है, उर्फ आम है ये बात। 20% उसका उसमें हिस्सा है, कमीशन है उसका। आप मुझे बताएं कि 40 करोड़ रुपए साल के वो जेब में डालता है और 5 साल में कितने उसको मिल जाएंगे। तो ये एक होना ज़रूर चाहिए, लेकिन बात इस पे कहनी चाहिए कि वो आज़ाद अदारा हो, वो खुद अपने तौर पर उसके पास कोई दरख्वास्त आए वो उसकी देखे, ये ना देखे ये अपना है, ये पराया है, ये कौन है, ये खुद जिम्मेदार हैं। पॉलिटिकल लोग उसको ख़त्म करना इसलिए नहीं चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये अदारा है दूसरों को आर्म ट्विस्टिंग के लिए, उनको मुश्किलात में, क्योंकि उन्होंने मुझे मुश्किलात में डाला था अपने दौर में, हम अपोजिशन में थे, कोई इसको ख़त्म नहीं करेगा। इसको उन्होंने बजाय इसके कि सही मानों में इसको करप्शन के ख़िलाफ़ इस चीज़ को वो करें, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है क्योंकि वो भी करप्शन में शामिल होते हैं। हमारे इसमें 100-150 लोग जो हैं नैब में मतलूब हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, बार बार ये बता चुके हैं कि उनको कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जिनकी बैकिंग नहीं है उनमें से चंद ही लोग हैं, बाकी सब अच्छी पोस्टिंग एंजॉय भी कर रहे होते हैं, उनको कोई बोलेगा नहीं, एक रात जेल में होते हैं फिर निकलते हैं। तो मेरा मकसद, कहने का मकसद ये है कि होना चाहिए अदारे, लेकिन उसको आज़ाद होना चाहिए। फिर हम कहें कि आपने जनाब अफसर साहब, आपने अगर बनाया, आपको 20 साल आपको सजा मिलेगी, आपने गलत केस बनाया। पहले तो हम इसको देखें कि जो उनसे बनवाते केस चाहे जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और नैब को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, एंटी करप्शन को कोई ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो डिपार्टमेंट अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बामकसद उनको बनाया जाए, इसको इसलिए इस्तेमाल ना की जाए। नैब की अपनी इंडिपेंडेंस लिबर्टी होनी चाहिए। लेकिन लगारी साहब तो बड़ी आइडियलिस्टिक जी आमना एक इजाज़त दें, ये जो अभी तरक्याती फ़ंड की बात की है ना शहजादा जुल्फ़िकार ने, जमशेद दस्ती साहब जो मुख्तलिफ जमातों से हो गए PTI में आ गए, उनका टेलीविज़न का एक शॉट मौजूद है जिसपे वो कहते हैं कि अपना तरक्याती बजट 60 करोड़ लेने के लिए मुझे 10 करोड़ रुपया रिश्वत देनी पड़ी और मैंने दी। अब मुझे बताया 10 करोड़ रिश्वत देने के बाद तो 50 करोड़ में से कितना अपने इलाके में लगाया होगा, कितना अपनी जेब में डाला होगा उन्होंने। ज़बरदस्त। लगारी साहब अब हम क्या अर्ज़ करें बात ये है कि ये जितने भी इदारे हैं जिसको बाकी रखने के लिए हमारे शहजादा जुल्फ़िकार साहब बात कर रहे हैं, उनकी असल अफादियत यह है कि एंटी करप्शन का इदारा जो है वो करप्शन प्रमोशन का इदारा है। यानी वो ख़ुद भी जब कोई मामला होता है तो पहले अपना हिसाब खड़ा करता है और फिर उसके बाद जो है उस बंदे के मामलात को, गुनाहों को साफ़ करता है। आज तक एंटी करप्शन ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया कि जिस पर हम फ़ख्र कर सकें। इसी तरह से नैब का इदारा आए है, चाहे यूसुफ से सदा आ रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी उस पर साइन कर रहे हैं जो बाकायदा 5 साल काट चुके हैं। इस बात के इल्ज़ाम में उन पर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने कौमी असम्बली के स्पीकर होते हुए कुछ लोगों को नौकरियां दी थीं और उन नौकरियां देने पर उनको जो है गिरफ़्तार किया गया और जेल में डाला गया, 5 साल के लिए नाअहल भी किया गया। ये था उनका सबब उनकी गिरफ़्तारी का। और वो कह रहे हैं कि जनाब 40 दिन तक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अब उम्र के इस हिस्से में हैं कि वो 40 दिन तो नहीं लगा सकेंगे। जब भी कोई ऐसा मौका आया कि उन्हें वहाँ जाना पड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो अगर उन्हें 40 दिन पर अपने पास रोक लें तो मेरे ख़्याल में ये उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, ये जिस तरह से ये इदारा वो किया गया है। और वाह और जिसने झूठा मुकदमा बनाया, अगर उसको सज़ा जो है 2 साल कर दी गई है तो और ज़्यादा मुँह चिढ़ाने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि ये कानून अपने वजूद में आने से लेकर अब तक सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग करता रहा, इसके अलावा इसने कुछ भी नहीं किया है। ये एक लॉन्ड्री है जहाँ जाकर लोग धुल जाते हैं, जिनके पूरे के पुकड़े बदन और उनके कपड़े गलाज़त से अटे हुए होते हैं, उनको जाकर साफ करके जो है वो सामने लाया जाता है। और जो लोग
करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जाकर ये 40 दिन, पहले 90 दिन होते थे, फिर 40 दिन और फिर कई हफ्ते जो है वहाँ जाकर रगड़ा खाने के बाद फिर आते हैं। ये सूरत हाल जो है मेरे ख्याल में एहसाब कभी भी नहीं हो सकेगा इस मुल्क के अंदर। ये एहतसाब के इदारे जो हैं, जितने भी हैं इदारे, वो एहतसाब नहीं करते हैं, वो उस खुद काबिल एहतसाब होते हैं। अब मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इन इदारों में रहने के बाद क्या क्या उन्होंने बनाया है, किस तरह से वो शहनशाह बने हैं। मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान के साथ मजाक है, ये ख़ुद कानून एक मजाक है, एक ड्रैकोलियन कानून है। इस कानून का मकसद सियासी अमल को आलूदा करना, गंदा करना, गलीज़ करना और सिर्फ उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जो चोरी करते हैं और चोरी करके इधर उधर खिलाते भी रहते हैं और अपने चोरी को जारी भी रखते हैं। और उसके बाद जो है वो कैसे, यानी किस तरह से सज़ा दी जा रही थी। इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ऊपर सुपरवाइज कर रहे थे, नीचे कोर्ट केस चला रहा था, कोर्ट सजाएं दे रहा था। फिर जिस तरह से यू टर्न हुआ, बिल्कुल हर चीज़ अबाउट टर्न वो हो गया, अबाउट टर्न, सारे केसेस वापस लिए जा रहे हैं, सब गुनाह माफ़ हो रहे हैं, सारा कुछ जो धुल धुला कर बाकायदा लॉन्ड्री में भेज कर बिल्कुल सफेद करके। आइए जनाब, आज मुबारक हो। मैं कहता हूँ उन्हें सज़ा गलत दी गई थी, मियां नवाज शरीफ साहब को गलत तौर पर नाअहल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनकी सफाई की गई थी वो भी शर्मनाक थी। अब ये सिलसिला और भी आगे जाएगा। ये कानून किसी तौर जो आपने उनका जिक्र किया लगारी साहब उमर का, तो ये 40 दिन का चिल्ला लगा लें तबलीगी जमात के साथ, कैसा है? वाह वाह जी जी डॉक्टर मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं अब 40 रोज का चिल्ला करेंगे तो फिर पता चलेगा। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा था कि मैं एक कोट कर देता हूँ, चलें बहुत सारे किस्से हैं इसमें। एक कि पिंडी के जो आपके नैब के जो होल सोल थे, उन्होंने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी थी जुल्फी बुखारी के ख़िलाफ़, और वो उनकी दी हुई थी, वो पूरा प्रूफ मेरे पास है। तो उसके बाद मैंने उसे ऑनर किया था। मुझे याद है उस वक्त मेरे साथ रऊफ़ क्लासरा साहब थे और भट्टी साहब थे प्रोग्राम में। तो बहरहाल वो मैंने ऑनर किया और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनर किया। उस पर जुल्फी बुखारी साहब ने मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर, दूसरे जगहों पर जाकर उन्होंने शोर शराबा किया, लेकिन मेरे प्रोग्राम में मैंने रिक्वेस्ट की, आए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप आकर इसको जो है फेस करें। तो जुल्फी बुखारी साहब नहीं आए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब जुल्फी बुखारी को रिलीफ दिया गया, जब इमरान खान की हुकूमत आ गई, तो उस वक्त भी वो पिंडी के हेड थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये रिलीफ कैसे मिल गया? कह लेंगे डॉक्टर साहब वज़ीर आज़म चेंज हो गया, इसलिए मामला चेंज हो गया। जबरदस्त। इनके वालिद को जनरल ज़ियाउल हक के माशाल्लाह मेरे पास FIR मौजूद है, पूरे का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। मिलिट्री कोर्ट में सज़ा हुई थी इनके वालिद साहब को, जुल्फी बुखारी के वालिद साहब को। उसके बावजूद तमाम जायदाद बचाकर मुल्क से बाहर चले गए थे। इनका कुछ नहीं होता है, कोई एहसाब नहीं कर सकता है, ये खामखा के ड्रामे होते हैं। जुल्फी बुखारी के साहब के 4,500 के करीब पाकिस्तानियों को जाकर वहाँ फंसा दिया था लिबिया में। वो वहाँ पर जो है वहाँ चौकीदारी की नौकरी उनको मिली थी, उनको एक मुल्क से लड़ाना। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। कल आपसे मुलाकात नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।